नमस्ते, मैं मनीष सिन्हा। सर्वप्रथम रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरे और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पूरी टीम की ओर से। आज हमें जिन महानुभाव का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है, आप हैं श्रीमान अतुल कोठारी जी। और विभिन्न प्रकार का दायित्व आपने निर्वहन किया है। आपका पूर्व में जो दायित्व रहा है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वैल्यू एजुकेशन बोर्ड ऑफ स्टडीज अध्ययन बोर्ड के सदस्य रहे हैं। चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के समग्र विकास पाठ्यक्रम समिति के सदस्य भी रहे हैं। विद्यार्थी काल लगभग 1979 से ही सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं आप। शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति वर्ष 2004 के संस्थापकों में से एक हैं। शिक्षा बचाओ आंदोलन में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास के संस्थापक सह सचिव 2010 तक आप रहे हैं। आपने कई पुस्तकों का लेखन संपादन और प्रकाशन भी किया है। बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं। वर्तमान में जो आपके पास दायित्व है, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव हैं आप, और शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। शिक्षा संवर्धन के कार्यों हेतु निरंतर राष्ट्रव्यापी प्रवास, देश में शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक कार्य करने वाली संस्थाओं, विद्वानों एवं कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील आप कंटिन्यू किया है। अपने देश की शिक्षा में नए विकल्प हेतु कृत संकल्पित, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जो आपने किया है। शिक्षा के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ के रूप में देश के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थानों से संबंध है। हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड के आप सदस्य भी हैं। भारतीय भाषा मंच एवं भारतीय भाषा अभियान के संरक्षक भी हैं। शिक्षा स्वास्थ्य न्यास के संस्थापक, दक्षिणा फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य। तो हम सभी का बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपका मार्गदर्शन हम सभी को आज मिलेगा। आपका हमारी और हमारी पूरी टीम की ओर से स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभ करें? जी हाँ जी। मित्र मनीष जी और सभी इस वेबिनार में प्रतिभागी के रूप में सहभागी ऐसे सभी विद्वान भाइयों बहनों, प्रिय छात्र भाई और बहनों, आज का विषय है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। एक प्रकार से कुछ दिनों पूर्व हमारे जो प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि स्वावलंबी भारत और लोकल को वोकल बनाने की बात, ये जो बात है मुख्य, यानी इसका तात्पर्य मूल कहे तो ये है कि एक आत्मनिर्भर देश बने, हमारा स्वावलंबी देश बने। इस दिशा में जो आगे बढ़ना है तो उसमें शिक्षा की बहुत अहम भूमिका हमेशा रहती है। हमारे देश में कहो या तो वैश्विक स्तर पर भी कुछ समस्या ऐसी है कि जिसका समाधान अभी भी ढूंढना बाकी है। कुछ साल पहले हम एक सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तो कई विषयों की चर्चा चल रही थी अनौपचारिक रूप से। तो उन्होंने एक प्रश्न कहा कि आप सुझाव दीजिए कि जब विकास की बात करते हैं तो रोजगार प्रभावित हो रहा है, और जब रोजगार की बात करते हैं तो विकास प्रभावित हो रहा है, तो इन दोनों में से कैसे रास्ता निकाला जाए। तो ये डाइकोटोमी आज भी भारत में तो है ही, लेकिन कुछ मात्रा में वैश्विक स्तर पर भी यही है। दूसरा इस प्रकार का एक प्रश्न है कि पर्यावरण के बारे में भी यही चर्चा है कि जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो विकास में रुकावट आती है, और जब विकास की बात करते हैं तो पर्यावरण प्रभावित होता है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज पूरे विश्व के सामने शायद है।
चलो वैश्विक बात हम चर्चा नहीं करना चाहते, हम अभी भारत की चर्चा करेंगे। तो भारत में तो ये दो प्रश्न यथावत रूप में आज भी है। और भी इसके साथ फिर कई जुड़े हुए प्रश्न खड़े होते हैं। गुजरात में एक जामनगर जिला है, तो वहां मैं भी कुछ समय रहा हूं। तो एक सामान्य महानगर था, बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं थी उस समय, कोई 2.5-3 लाख आसपास जनसंख्या होगी, और बहुत शांत सुंदर जीवन वहां का चल रहा था। अचानक दो बड़े उद्योग आ गए वहां, और बहुत बड़े उद्योग, यानी दोनों काम शुरू हो गया। और साल 2 साल में वहां महंगाई बहुत बढ़ गई। जो मकान किराए पर 2-3 हजार में मिलता था, उनकी 10-10 हजार रुपये कीमत हो गई किराए की। जो सब्जियां 5-7-8 रुपये केजी मिलती थी उस समय, वो 10-15 रुपये केजी मिलने लगी। तो महंगाई बढ़ गई। दूसरी बात, 2-4-5 साल में झुग्गी झोपड़ियां बहुत बढ़ गई। और तीसरी बात, लूट फाट हिंसा ऐसी गलत बातें भी बहुत बढ़ गई। तो ये जो कुल मिलाकर ये एक केंद्रीकरण अर्थव्यवस्था है, उसके ये परिणाम होते हैं। महात्मा गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने दोनों ने भी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की बात की थी। किसी भी समाज में दो व्यवस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, एक है अर्थव्यवस्था और दूसरी है शिक्षा व्यवस्था। आज भी कोरोना महामारी में सारी व्यवस्थाएं प्रभावित हुई है, परंतु ये दो व्यवस्था की बहुत ज्यादा चर्चा है देश में, क्योंकि ये एक समाज की नींव के समान आधारभूत व्यवस्थाएं हैं। और इस दृष्टि से ये दोनों व्यवस्थाओं के बारे में ठीक चिंतन विचार होना, यानी ये जो देश की समस्याएं है उसका समाधान इसमें निहित है। आज देखिए, कोरोना महामारी के कारण कई प्रकार का संकट है देश के, दुनिया के सामने, पूरी मनुष्य जात के सामने। परंतु इस कोरोना महामारी के कारण कई अच्छी बातें हुई है, इसकी चर्चा कम होती है। आज लोग बहुत तनाव में है ना, स्ट्रेस में है। तो मैं कई बार कहता हूं कि हम कोरोना के कारण क्या क्या समस्या है, क्या संभावना है, इसी पर मन में सोचते रहते हैं। यही मीडिया में आता रहता है सारा, तो मनुष्य को स्वप्न में भी वही बात फिर आती है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण क्या क्या अच्छाइयां हुई देश में, इसका चिंतन अगर किया जाए तो बहुत सारा सकारात्मक परिवर्तन भी देश में, समाज में हुआ है। देखिए कि गंगा यमुना जैसी नदियों की सफाई के लिए बहुत सालों से प्रयास चल रहा था, लेकिन अब्जो रुपये खर्च हो गए, कई सरकारें आ गई, लेकिन गंगा यमुना की सफाई नहीं हुई ठीक से। लेकिन ये 3-4 महीने में गंगा यमुना का पानी काफी शुद्ध हो गया। क्यों? तो उद्योग बंद हो गए। इसलिए उद्योग के कारण जो गंदगी फैलती थी गंगा यमुना में, वो रुक गई और गंगा यमुना ठीक हो गई। मैं नहीं कहता हूं उद्योग बंद कर देना चाहिए, इसलिए उद्योग आवश्यक है देश के लिए, समाज के लिए, लेकिन उद्योग चलाते हुए गंगा यमुना को अशुद्ध करना ये तो नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें फिर उद्योग वाले बड़े लोग होते हैं, राजनीति को प्रभावित कर देते हैं, और फिर उन पर कार्रवाई हो नहीं पाती है, और इसका ये परिणाम होता है। तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान की दृष्टि से जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो केंद्रित है, ज्यादातर शहर केंद्रित है। सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, हमारी देश की अधिकतर व्यवस्थाएं शहर केंद्रित, सिटी सेंट्रिक है।
क्यों आपने देखा कोई आईआईटी कोई गांव में खुला, कोई मेडिकल कॉलेज गांव में खुला, कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय आईआईएम गांव में खोले गए? मैं कई समय से ये मांग कर रहा हूं कि ये संस्थान ऐसे है कि जहां पढ़ने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, एडमिशन मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसे संस्थान अगर इस प्रकार के पिछड़ी क्षेत्र में गांव में खोला जाए तो उस क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास हो जाएगा। हरियाणा में रेवाड़ी के पास एक मीरपुर गांव है, वहां एक विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। तो मैं जब पहली बार वहां गया तो थोड़ी पहुंचने में भी कठिनाई आई। तो पहुंचने के बाद फिर कार्यक्रम हुआ, बाकी सब हो गया। फिर बाद में बैठे थे चाय पी रहे, मैंने कुलपति जी को कहा कि इस प्रकार के इंटीरियर में क्यों विश्वविद्यालय बनाया गया? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये यहाँ बनने विश्वविद्यालय बनने से कई प्रकार के लाभ हुए। मैंने कहा क्या? तो कि साधारण गांव के लोग लड़कियों को शहरों में पढ़ाई के लिए भेजने का बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं रहते हैं। तो जब तक गांव में पढ़ाई होती है तब तक पढ़ाकर फिर लड़कियों को पढ़ाई छुड़वा देते हैं। ये विश्वविद्यालय यहाँ बनने से गांव के आसपास के क्षेत्र की लड़कियां बहुत बड़ी मात्रा में इसमें पढ़ाई करने लगी। दूसरा, इस गांव और आसपास के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। तो ये एक छोटे से विश्वविद्यालय वहां प्रारंभ करने से ये परिणाम अगर होता है, तो बड़े शैक्षिक संस्थान अगर पिछड़े क्षेत्रों में गांवों में इस जगह खोले जाते हैं इस प्रकार के, तो बड़े क्षेत्र का काफी अच्छा विकास हो सकता है। आज क्या है कि हमारे यहाँ गांव टूट रहे हैं और शहरों में इतनी भीड़ हो गई कि पैर रखने की जगह नहीं है। शहरों का आकर्षण और कुछ रोजगार के कारण मजबूरी में लोग गांवों से पलायन होकर आए, लेकिन आज उल्टी गंगा शुरू हो गई कि सारे मजदूर और इस प्रकार के कर्मचारी वर्ग जो गांवों से शहरों में आए थे, वो सब फिर गांवों की ओर प्रयाण करके, क्योंकि कोरोना महामारी की समस्या भी शहरों में अधिक है, गांव तक अभी वो बहुत पहुंचा नहीं है। कुछ छुटपुट किस्से कभी गांव में शहर से जाने वाले लोगों के कारण हुए, वो अलग बात है। तो ये विकास की कौन सी कल्पना है कि सारा शहरों में विकास होगा? आज बड़े शैक्षिक संस्थान शहरों में हो गए, गांवों में अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी चिकित्सा यानी मेडिकल सुविधा नहीं होगी, अच्छे रोड नहीं होंगे गांवों में, अच्छे कोई मनोरंजन के साधन गांवों में नहीं होंगे, कोई व्यवसाय रोजगार की व्यवस्था वहां नहीं होगी। तो गांव में कैसे रहेगा लोग? तो इस कारण से गांव टूट रहे हैं और शहर बड़े बड़े हो रहे हैं। और शहरों में कितनी भी आप व्यवस्था कर ले, लेकिन एक मर्यादा है। तो और बड़े बड़े शहर होने के कारण जो सारी समस्याएं निर्माण होती है, इसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि महात्मा गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने दोनों ने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की बात की थी, और वो हमारे भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। भारत में पूर्व में हम देखें, 100 साल पहले भी जाएंगे तो हमारी सारी व्यवस्था विकेंद्रित थी। सब हमारे यहाँ लोकल बनता था। मुझे मालूम है, मैं जो छोटा था तो हमारा कस्बा में साबुन भी कस्बे में ही बनता था। ऐसी अनेक चीजें, उस समय हम धातु नहीं उपयोग करते थे, तो वो शहर से लाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। तो ऐसे सुबह से जगकर रात तक की सारी जो व्यवस्थाएं थी वो गांव में उपलब्ध थी। चप्पल जूते गांव में बनते थे। तो सब प्रकार की व्यवस्था विकेंद्रित हमारे यहाँ थी।
और आज भी कुछ नमूने उसके दिखे जा सकते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे पिछले 100 साल में लगभग शहरीकरण और सारी केंद्रित व्यवस्था के कारण बहुत बड़ा बदलाव इसमें हो गया कि आज सारी चीजें शहरों में बनकर गांव में जा रही है। कच्चा माल गांवों से शहरों में अधिकतर आता है। जो अंग्रेजों ने क्या किया कि सारा कच्चा माल भारत से इंग्लैंड ले जाते थे और वहां से फिर वस्तुएं बनकर यहां आती थी, और वही वस्तुएं इतनी महंगी हमको मिलती थी। तो यही अधिकतर स्वतंत्र भारत में हुआ। तो ये जो केंद्रीकरण की व्यवस्था है सारी, इसमें से हमको बाहर निकलना पड़ेगा और विकेंद्रित व्यवस्था हमने प्रारंभ करनी पड़ेगी, तभी इस बात का समाधान हमको मिल सकता है। और आज का विषय भी इसी को केंद्र में रखकर रखा गया है। और जैसे शुरू में ही मनीष जी ने बताया कि उस अभियान का नाम ही उन्होंने आत्मनिर्भरता अभियान रखा है, इस अभियान का नाम ही। तो मैं मनीष जी और उसकी टीम को अभिनंदन देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा एक अभियान आपने प्रारंभ किया है। लेकिन ये अभियान मात्र चिंतनात्मक तक न रहे, उसको क्रियान्वयन पक्ष के आगे क्या बातें हो सकती है, इस पर भी विचार आप जरूर करने वाले होंगे। और शिक्षा नीति और अर्थनीति, ये दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। वैसे तो हमारे भारतीय चिंतन के अनुसार हमारे यहाँ समग्रता की दृष्टि है, होलिस्टिक अप्रोच हमेशा रहा है। हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच रहा है। तो एक समग्रता की दृष्टि है इसमें। अभी क्या सारी बातें हम टुकड़ों टुकड़ों में सोच रहे हैं और इसके कारण भी कई समस्याएं निर्माण होती हैं। हम जब शिक्षा की बात सोचते हैं तो उसमें देश के विकास, अर्थनीति की बात वो नहीं होती है, साथ में सामाजिक विकास की बात उसमें नहीं आती है। तो ये जो टुकड़ों टुकड़ों में सोच हो गई, इसका भी बहुत सारे दुष्परिणाम है कि देश के विकास की जो योजना होती है, नेशनल प्लानिंग और एजुकेशनल प्लानिंग, इनका आपस में तालमेल होना चाहिए। अभी देखिए हमारे देश में आज तक मैन पावर सर्वे नहीं हुआ है कि कितने हमारे देश में आईटी के लोग चाहिए, कितने डॉक्टर्स चाहिए, कितने इंजीनियर्स चाहिए, कितने चार्टर अकाउंटेंट चाहिए, आदि आदि। इस प्रकार के लोग जितने हमको चाहिए, उसके आधार पर कितने शैक्षिक संस्थान अलग अलग प्रकार के चाहिए, और उसके आधार पर शैक्षिक संस्थान की व्यवस्था होनी चाहिए देश में। परंतु हमारे पास ऐसे कोई आंकड़े है ही नहीं, क्योंकि देश में इस प्रकार का मैन पावर सर्वे नहीं हुआ है। अभी इंजीनियरिंग की बात करें तो कभी कभी बच्चे, सिविल की डिमांड ज्यादा है तो सिविल में लाइन लग जाती है। जब वो इंजीनियरिंग पूरा करके निकलते हैं तब तक सिविल की डिमांड नहीं रहती है, तब मैकेनिकल की डिमांड आगे बढ़ जाती है, तो बेचारे ठगे जाते हैं फिर। तो इस प्रकार का पहली बात यह है कि देश में एक मैन पावर सर्वे होना चाहिए, और हमारे देश की आवश्यकता क्या है, और कुछ मात्रा में हमारे देश विदेश की भी आवश्यकता की पूर्ति हम कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखकर शैक्षिक संस्थानों की रचना होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम, इस प्रकार के कोर्सेज, इसका भी फिर विचार इस प्रकार होना चाहिए जो इस नीति में शायद थोड़ा विचार किया गया है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सिक्योरिटी आदि आदि ऐसे विषयों को प्रोत्साहन देने की बात इस नीति में कही गई है, क्योंकि ऐसे कुछ विषयों की आवश्यकता है, लेकिन इस प्रकार के कोर्सेज सरकारी स्तर पर है नहीं। मनीष जी, डिस्टर्बेंस आ रहा है कोई?
मनीष जी, डिस्टर्बेंस क्या आ रहा है? नहीं ठीक है नहीं, ठीक है मुझे ठीक है ठीक आप है ठीक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है। ठीक है, लेकिन आवाज आ रहा है कुछ यहाँ लगातार। अभी अभी शुरू हुआ, हाँ अभी बंद हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार की देश के, विशेष करके लघु और कुटीर उद्योग और देश की एक विकसित अर्थव्यवस्था बने, इसमें तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और इस नई जो शिक्षा नीति आई उसमें इन बातों का काफी कुछ विचार हुआ है, ऐसा लग रहा है अभी। क्योंकि आज हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सिर्फ थियरी, सिद्धांत की ही बात है। व्यवहारिक प्रैक्टिकल शिक्षण, इनका बहुत बड़ा अभाव दिखता है। और जहां प्रैक्टिकल है वहां क्या है, जितनी प्रैक्टिकल की समझ है तो लैब तक सीमित है, प्रयोगशालाओं में। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल प्रयोगशालाओं में, लेबोरेटरी में होने चाहिए, वो ठीक है, लेकिन वास्तव में बच्चों को फील्ड वर्क और प्रोजेक्ट ऐसा काम देकर उसको प्रैक्टिकल अनुभव इस प्रकार का मिलना चाहिए, फील्ड वर्क का, तभी वो बच्चे सक्षम हो पाएंगे। अन्यथा क्या है कि जो इंजीनियर बच्चा किया है, जो कृषि इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है, वो भी बैंक में नौकरी करना चाहता है। तो आज की शिक्षा से दो ही बात होती है, एक नौकर बनता है, जो नौकर नहीं बनता वो बेकार बनता है। वास्तव में तो 15-15, 20-20 साल जो बच्चे शिक्षा के पीछे खर्च करते हैं, उनके माँ बाप लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं जिस शिक्षा के पीछे, उसके बाद उनको नौकर बनने की क्षमता मात्रा आती है, और नौकर सब बन नहीं सकते क्योंकि इतने नौकरियों की संभावना है नहीं, तो बाकी बेकार बनते हैं। हमने एक अभी लगभग 6 महीना हो गया टेक्निकल एजुकेशन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की थी। तो उसमें एक एनआईटी के डायरेक्टर आए थे बोलने के लिए। तो उस डायरेक्टर साहब ने बोलते हुए कहा कि मैं बीटेक, एमटेक सब करके पहले एक उद्योग, इंडस्ट्रीज में नौकरी के लिए कुछ समय गया था। तो मैंने वहां थोड़ा 15-20 दिन काम किया। उसके बाद उन्होंने, डायरेक्टर ने मुझे, एमडी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि जो आपने पढ़ाई की है ना वो एक तरफ रख दो, और यहाँ जो आवश्यकता है उसके अनुसार पहले प्रशिक्षण, ट्रेनिंग लो और फिर काम करो। तो उन्होंने कहा मुझे इतना बड़ा इतना बड़ा झटका लगा कि मेरी इतने साल की पढ़ाई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम है, टेक्निकल एजुकेशन भी। तो उस लेवल पर बहुत बड़े बदलाव करने की आवश्यकता है। शिक्षा से 3 बातें फलित होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की शिक्षा से। हम अभी टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं आप, कि पहली बात है कि बच्चों का, छात्रों का चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। ये पहली बार बहुत आनंद की बात है, इसलिए इस नीति का मैंने स्वागत भी किया है, अभिनंदन दिया है सरकार को भी, कि शिक्षा का जो आधारभूत लक्ष्य, एम ऑफ एजुकेशन है, वो यही है। जब स्वामी विवेकानंद जी को पूछा गया कि शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तब स्वामी जी ने कहा था मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। ऐसे अनेक महापुरुषों का आप उदाहरण दे सकते हैं, शब्द अलग अलग होंगे सबके, लेकिन बात मूल तो यही है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। लेकिन वो आज हमारी शिक्षा में नहीं है वो। तो इस नीति के कारण धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये सारी बातें अभी व्यवहारिक रूप में अमल में आने की संभावना बढ़ गई है। तो बच्चों के व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए। जैसे टेक्निकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल में पढ़ने वाले, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बच्चे को ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट नहीं होता है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट नहीं होता है, तो
टेक्निकल एजुकेशन में अच्छी पढ़ाई करके वो किसी कंपनी में बड़े स्थान पर गए, तो बिना मैनेजमेंट वो सक्सेस हो सकता है क्या? जब मानवीय दृष्टिकोण, जब वो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी नहीं जानता होगा, तो वो लाखों हजारों कर्मचारियों के नेतृत्व में काम करना वो उनसे संभव हो ही नहीं पाएगा। तो इस नीति में इस की बातें भी आई है कि इस प्रकार का भी एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि सिर्फ आजकल एक चला है ना कुछ सालों से, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो सब्जेक्ट के अनुसार, फैकल्टी के अनुसार यूनिवर्सिटी बहुत शुरू हो गए, तो जिसमें समग्रता की दृष्टि नहीं आती है। तो इसको धीरे धीरे बंद करके 2030 तक सारी यूनिवर्सिटी में एक समग्रता की दृष्टि आनी चाहिए, ऐसा इस नीति में भी प्रावधान किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है अभी की नीति में भी। साथ साथ जो प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात है, महात्मा गांधी जी ने जो कहा था, 3 शब्द महात्मा गांधी जी इसके लिए कहा था, शिक्षा से क्या तात्पर्य है, तो उन्होंने कहा था कि हैंड, हेड एंड हार्ट। तो अभी तो हेड की बात सिर्फ है, दिमाग की बात तो कुछ है, वो भी कितनी है वो एक प्रश्न है। लेकिन हैंड यानी क्या, हाथ से काम करने का एक्सपीरियंस, अनुभव बच्चों को होना चाहिए। और हार्ट की बात यानी क्या, उसमें समाज के बारे में, मनुष्यता के बारे में संवेदनशीलता होनी चाहिए कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करेंगे तो वो मनुष्य जात के लिए, सोसाइटी के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी होनी चाहिए वो टेक्नोलॉजी। वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी हमारा गरीब गांव के लोगों के उत्थान की बात इसमें होनी चाहिए। ये हार्ट की बात है। तो पहली बात मैंने कहा कि बच्चों का व्यक्तित्व का समग्र विकास की बात शिक्षा से होनी चाहिए और चरित्रवान लोगों का निर्माण होना चाहिए। अभी अभी चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती गई, तो चंद्रशेखर जी ने भी कहा था कि किसी भी देश का भविष्य वहां के नागरिक कितने चरित्रवान है उसके आधार पर निर्भर होता है। कलकत्ता में कुछ दिनों में बना हुआ ब्रिज कुछ दिनों में ही ध्वस्त हो गया। बनाने वाले तो हमारे सिविल इंजीनियर थे ना वो। तो इस प्रकार की अनेक घटनाओं को उदाहरण आप दे सकते हैं। तो क्या है, कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर की बात इसमें नहीं है। इनको जिस प्रकार की एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए था एजुकेशन का, वो भी नहीं है उनके पास। तो दूसरी बात है कि देश और समाज की आवश्यकता की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से होनी चाहिए। तो आज देश और समाज की हमारी जो आवश्यकता है, इसकी पूर्ति हम शिक्षा के माध्यम से कर पा रहे हैं क्या? अभी आज लाखों लाखों मजदूर फिर से गांव में चले गए हैं। तो वो मजदूर मजबूरी में वापस आएंगे अलग बात है, लेकिन वो आना नहीं चाहते अन्यथा, क्योंकि वहां गांव में कोई रोजगार नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे बेचारे। लेकिन अगर इस दिशा में थोड़ा ठीक ढंग से अगर प्रयास किया जाए और इसमें शिक्षा संस्थान बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सरकारी तंत्र की भी भूमिका है, शिक्षा संस्थानों की भी भूमिका है, समाज की भी भूमिका है। सब मिलकर जब प्रयास करेंगे तभी इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे हम। सरकार की योजनाएं बहुत सारी है,
लेकिन उसको क्रियान्वित कौन करेगा? क्रियान्वित करने का काम, मूल काम ब्यूरोक्रेसी करती है, सरकारी प्रशासन जो है वो करता है। अगर उस प्रशासन में संवेदनशीलता होगी समाज के बारे में तो काम सारे हो जाएंगे। अभी इन्हीं दिनों की बात है, उत्तर प्रदेश के एक बाराबंकी जिले में, वहां एक गांव में, दो गांव में विचार हुआ। वहां के अधिकारी ने विचार किया कि जो नदी थी वो समाप्त हो गई थी, उसमें लोग कूड़ा डालते थे, वहां शौच के लिए जाते थे। तो उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सबसे बात की और समझाया कि अगर आपकी सबकी तैयारी हो तो ये नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो लोग बाहर से भी मजदूर आए थे, वहां गांव में भी स्थिति तो खराब है रोजगार की, तो सब लोगों का क्या करना पड़ेगा बताइए? तो उन्होंने कहा कि दो काम आप लोगों ने करना है, एक तो इसमें कूड़ा कचरा डालना बंद करो और दूसरा वहां शौच के लिए जाना बंद करो। गांव के लोगों ने स्वीकार कर लिया और 800 लोग काम में लगे उसमें। और अधिकारी ने ये जो मदन मोहन मालवीय ग्रामीण रोजगार योजना है उसके अंतर्गत 59 लाख रुपया सरकार से लाए वो, और 2 महीने में नदी बिल्कुल साफ स्वच्छ हो गई और पानी आ गया। गांव के लोगों को पानी मिल गया और उन्होंने कहा आपके खेत में भी इस पानी का उपयोग चाहिए तो आप बिना पैसे दिए करें, कोई बात नहीं, आपकी है नदी। तो ये प्रशासन इस प्रकार का दृष्टिकोण लेगा, समाज का सहयोग मिल जाएगा, तो रोजगार भी प्राप्त हो गया और अभी खेती भी अच्छी होने लगेगी, तो वहां के जो बाहर से आए हुए मजदूर है वो वहां फिर से स्थायी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आज हमारे देश में जो किसान उत्पाद करता है तो उत्पाद के प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये सिस्टम वहां नहीं है। प्रोसेसिंग सिस्टम उदाहरण करके हमारे यहाँ कई गांवों में, कई ऐसे जिलों में टमाटर के मौसम आता है, टमाटर खूब हो जाते हैं और ऐसी स्थिति आती है कि टमाटर रोड पर फेंक देते हैं किसान, क्योंकि जितना परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है शहर ले जाने का, उतना भी पैसा उसको नहीं मिलता है, तो क्या करेगा बेचारा। अभी टमाटर उगाने के लिए, फसल लाने के लिए बहुत सारा खर्च किया है उन्होंने, लेकिन पैसा कुछ नहीं मिलता है, तो बेचारा वो क्या करेगा? किसान फिर आत्महत्याएं क्यों कर रहा है? तो टमाटर जब 2-4 रुपए केजी हो जाते हैं तब भी सॉस की बोतल के दाम तो यथावत होते हैं, 1 पैसा कम नहीं होता है, क्योंकि सॉस हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है, पेप्सी बनाती है, किसान बनाती है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां सॉस बनाती है। बड़ी कंपनियां बनाए उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या ऐसे हमारे इंजीनियर कुछ डेवलप नहीं कर सकते कि जो बड़ी कंपनी में मशीनरी है, ऐसी छोटी मशीनरी विकसित करके सॉस बनाना ये बहुत सामान्य काम है। थोड़ी प्रशिक्षण दिया जाए लोगों को तो अपने आप घरों में सॉस बना सकते हैं, लेकिन घरों में बनाने की मर्यादा रहेगी, तो इसका थोड़ा मशीन अच्छा होगा छोटा, तो फिर वो गांव में ही सॉस बन सकता है। मान लो एक गांव में नहीं बन सकता है तो आसपास के 10, 15, 20 गांवों का जो केंद्र बिंदु होगा एक, वहां ऐसा एक कोई उद्योग छोटा सा होगा और वहां वो सॉस की प्रोसेस, टमाटर की प्रोसेसिंग हो जाए, सॉस बन जाएगा, तो उन किसानों को अच्छे दाम भी मिल जाएंगे, गांव में ही वहां के लोगों को उद्योग के माध्यम से कुछ रोजगार भी मिल जाएगा और वो पैसा भी गांव में रहेगा। तो इस प्रकार के कई उदाहरण हम देख सकते हैं। अभी देखिए, पहले कुछ साल पहले तक हिमाचल प्रदेश में सेव के बारे में यही होता था,
लेकिन वहां की राज्य सरकार ने विचार किया और सेव का प्रोसेसिंग करके जूस बनाने का प्रयास किया, तो आज वो जूस बहुत कम कीमत में सारे देश के रेलवे स्टेशन पर हमको उपलब्ध हो रहे हैं। लोग मजे से अच्छा ओरिजिनल जूस भी पीते हैं और वहां के किसानों को अच्छा दाम मिल रहा है उनका। इसके बाद पहले एक जमाने में यह था कि सेव भी रोड पर फेंक देते थे किसान, लेकिन कुछ साल से स्थिति शायद बहुत मात्रा में कंट्रोल हो गई, तो वो राज्य सरकार ने विचार किया। लेकिन सिर्फ राज्य सरकार के स्तर पर विचार करने से नहीं चलेगा, छोटे छोटे स्तर पर इनका विचार, यही विकेंद्रित अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार आलू की बात हो सकती है, इस प्रकार प्याज की बात हो सकती है, इस प्रकार लहसुन की बात हो सकती है। ये सबके अगर प्रोसेसिंग यूनिट इस प्रकार के होंगे, जैसे प्याज का भी यही होता है, कभी कभी प्याज इतनी सस्ती हो जाती कि रोड पर फेंक दो, और कभी प्याज इतनी महंगी हो जाती कि इसके कारण सरकारें चली जाती है। तो प्याज का अगर प्रोसेसिंग करने के छोटा सा बात हो कि पाउडर प्याज का बनाया जाए तो वो एक्सपोर्ट होता है। आप देखिए, एक जमाने में आंवला का कोई भाव नहीं पूछता था, आज आंवला की कितनी कीमत हो गई बाबा रामदेव के कारण। गवार बाटा, ध्रुत कुमारी, अलग अलग नाम अलग अलग राज्यों में कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको एलोवेरा कहते हैं। अभी एलोवेरा तो पहले इसको कोई देखता भी नहीं था, लेकिन आज उस एलोवेरा की कुछ मात्रा में कीमत हो गई, लेकिन अभी भी गांव के लोगों को मालूम नहीं है ज्यादा उसका। लेकिन एलोवेरा का स्वास्थ्य की दृष्टि से, सौंदर्य प्रसाधनों की वस्तुओं की दृष्टि से, ऐसे अनेक दृष्टि से उपयोग है। इसके बारे में थोड़ी समझ विकसित करना गांवों में, और उसके प्रोसेसिंग की और मार्केटिंग की व्यवस्था ठीक ढंग से करना छोटे छोटे उद्योगों के द्वारा, तो वो जो आज ऐसे ही पेड़ काटे वाले पड़े हैं, ऐसा लगता है लोगों को, उसके बहुत सारा पैसा प्राप्त हो सकता है उस गांव में। तो इस प्रकार के विषय चिन्हित करते हुए क्षेत्र के अनुसार करना पड़ेगा। मैंने बात एक सुनी है, मैं प्रत्यक्ष देखा नहीं, लेकिन जो सुनी हुई बात आपको कह रहा हूं कि बुंदेलखंड में एक प्रोफेशनली काम करना एनजीओ ने प्रयोग किया है कुछ क्षेत्र में, कि वहां भी बुंदेलखंड में बहुत गरीबी है, बारिश बहुत कम होती है, पानी की बहुत कठिनाई है, तो उन्होंने कुछ किसानों को प्रेरित किया और तुलसी की खेती करवाई। तुलसी में पानी कम जा चाहिए, और तुलसी का अर्क, तुलसी का तेल कहिए, अर्क कहिए, वो बहुत महंगा है, दुनिया भर में उसकी डिमांड है, क्योंकि आयुर्वेदिक नहीं, एलोपैथी मेडिसिन में भी तुलसी के अर्क का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है आजकल। तो इस प्रकार के छोटे छोटे उद्योगों के लिए हमारे इंजीनियरिंग कुछ प्रयास नहीं कर सकते क्या? कुछ इस प्रकार के मशीनरी नहीं हम डेवलप कर सकते क्या? हमारे बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, इंटेलेक्चुअल लेवल में पूरी दुनिया हमारे बच्चों का लोहा मानता है, लेकिन आवश्यकता है कि हमारे शैक्षिक संस्थानों में इस प्रकार का वातावरण निर्माण करने की, इसके लिए बच्चों को अवसर प्रदान करने की, इसके लिए बच्चों को प्रैक्टिकल अनुभव की बात, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज जिसको कहते हैं, उसके अवसर की बात, और प्रत्यक्ष फील्ड में जाकर बच्चे सीखे, काम करें, तो वो जो एक्सपीरियंस होगा वो उनको जीवन भर काम आएगा। तो इस प्रकार के शिक्षा के स्तर पर बदलाव करने की आवश्यकता है। हमारी जो भारत की परंपरागत शिक्षा व्यवस्था, ट्रेडिशनल हमारी एजुकेशन सिस्टम की बात अगर करें, वो सफल थी संपूर्ण रूप से, क्योंकि दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए आज आते थे। आज तो हर साल हमारे 7-8 लाख बच्चे विदेश जाते हैं पढ़ाई के लिए, और दुनिया से 40,000 46,000 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा में वो स्थिति नहीं रही।
पहले दुनिया भर से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में आते थे। क्यों आते थे? तो एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज था। तो पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, बाद में थियरी पढ़ाओ, तो थियरी समझना बहुत आसान हो जाता है। अब्दुल कलाम जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उनके विद्यालय के शिक्षक उनको खगोल विज्ञान समझा रहे थे कि पक्षी उड़ते हैं, इनके बारे में समझा रहे थे। तो 2 बार 3 बार समझाया, बच्चों को पूछते समझ में आया, तो बच्चे कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते थे। तो शिक्षक समझदार थे, तो उनका कोई बात नहीं, हम शाम को समंदर किनारे सब इकट्ठे होंगे। सारे बच्चा समंदर किनारे आ गए, और वहां जब पक्षी उड़ रहे थे, उड़ते पक्षी को फिर बाद में वो दिखाकर उसको समझाया। फिर बच्चों को पूछा कि समझ में आ गया? तो सारे बच्चों ने कहा यस, समझ में आ गया। तो जब तक प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे बच्चों को, प्रत्यक्ष दिखा दर्शन नहीं कराएंगे, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करेंगे। मैं जब पढ़ाई कर रहा था कॉमर्स में, तो हमारा जो अकाउंट में 2 भाग थे। एक जो आज की जो अकाउंट पद्धति अधिकतर इंडस्ट्रीज वगैरह में सब में चलने लगी है, जो हमारी ओरिजिनल पद्धति नहीं है, जिसको द्विनोंदी पद्धति हम कहते थे। दूसरा अपनी भारतीय पद्धति, देसी पद्धति जिसको कहते थे। तो अपनी भारतीय पद्धति के 30 मार्क थे और 70 मार्क्स द्विनोंदी के थे। तो अपनी भारतीय पद्धति का एक भी लेक्चर मैं नहीं अटेंड करता था, फिर भी मुझे वो 30 में से 25 से कभी कम मार्क्स नहीं आए। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष मेरे चाचा जी की पीढ़ी पर, दुकान पर, शॉप पर मैं वो अकाउंट काम करता था, तो मुझे प्रैक्टिकल अनुभव था। 2-4 मार्क की थियरी आती थी, वो तो कोई भी पढ़कर कर लेगा। तो ये एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव की आवश्यकता है, और जिसका इस नीति में काफी कुछ उल्लेख किया गया है कि बच्चों को कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन शुरू कर दिया जाएगा, और 9th के बाद तो प्रैक्टिकल उनको फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा साथ साथ। तो टेक्निकल एजुकेशन तो पूरा प्रैक्टिकल ही है, लेकिन हमारे यहाँ वो भी संपूर्ण रूप से थियरी के रूप में ही चल रहा है। कई बार मुझे लगता है कि मैं तो इतना अनुभवी नहीं हूं, तो अगर मेरी बात गलत लगे तो क्षमा करिएगा, कि आईआईटी के बच्चों की तुलना में आईटीआई के बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज कई बार ज्यादा होता है, ऐसा लगता है। जो आईटीआई को हमारे यहाँ सबसे निम्न माना जाता है टेक्निकल एजुकेशन में, क्योंकि वहां प्रैक्टिकल काम सब है। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन जी ने स्टार्ट किया था, शुरू किया था, तो उसमें जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज जिसको आईआईटी का दर्जा दिया गया है, तो वहां आज से जो 70 साल पहले, 60-70 साल पहले जो प्रोफेसर के रूप में पढ़ाते थे, प्रोफेसर डीपी सिंह, उनसे मैंने अनुभव सुना है। तो उन्होंने कहा कि सारे वर्कशॉप वहां इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, यानी प्रत्यक्ष उद्योग जैसे वहां होते हैं, इस प्रकार का वहां एस्टेब्लिशमेंट था, और बच्चों को सब सिखाया जाता था। और इस कारण से जब देश स्वतंत्र हुआ, तो ऐसा एक आंकड़े है कि देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में वहां मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर लेकर ऐसे लोग, ये सब उसी इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए थे। तो इस प्रकार का व्यवहारिक शिक्षा अगर बच्चों को मिलेगी, तो फिर बच्चे बहुत कुछ कर सकेंगे। इन दिनों में भी जब चुनौती आती है ना, चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने आज ये कोरोना महामारी का। तो मैंने तो पहले दिन से कहा है कि ये चैलेंज जो है उसको हमने अपॉर्चुनिटी में, चुनौती को अवसर में बदलना चाहिए। जहां चुनौती होती है वहां अवसर भी उपलब्ध होते हैं।
और चुनौती को अवसर में बदलना, यही मनुष्य जीवन में की वास्तविक सार्थकता है। तो ऐसे कुछ प्रयोग किए अपने इंजीनियरिंग कॉलेजों ने। एक आईआईटी ने स्मॉल वेंटिलेटर बनाकर एम्स को दिया। हमारे यहाँ वेंटिलेटर विदेश से आते हैं अन्यथा। ये सैनिटाइजर जो है वो कई कॉलेजों ने बनाया सैनिटाइजर। और ये जो सैनिटाइजर अभी जो बाजार से मिल रहा है, एक तो महंगा भी बहुत है, दूसरा वो केमिकल युक्त है। तो अभी कई मेडिकल फील्ड के लोगों का निवेदन भी आया है कि ये ज्यादा समय उपयोग करने से सैनिटाइजर नुकसान करता है। तो हमारी भारत की आयुर्वेद पद्धति से भी सैनिटाइजर बन सकते हैं। बस थोड़ी दिशा बच्चों को दीजिए, बच्चे बना लेंगे। और बनाया कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजों ने। जब ये कोरोना महामारी थी, मास्क की कमी बहुत थी हमारे यहाँ, ब्लैक हो रहे थे मास्क के भी। तो कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने मास्क बनाने की बहुत बड़ा प्रयास किया। और आज इतने मास्क बनने लगे देश में कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, विदेश भेज सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ने भी इस कोरोना महामारी के लड़ने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छे कुछ काढ़े, पाउडर, दवाइयां ऐसी आयुर्वेदिक द्वारा बनाई। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्कॉलर ने, उनको थोड़ा आयुर्वेद का और पौधों का वगैरह ज्ञान था, तो उन्होंने एक दवाई बनाकर भेजी सरकार को कि इसमें से कोरोना का निदान हो सकता है। सफल होगा नहीं होगा भगवान जाने, भविष्य कहेगा। लेकिन सफल होगा कि नहीं होगा प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न उन्होंने प्रयास किया, वो महत्वपूर्ण है। भागलपुर ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर ने वहां के प्रोफेसर के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कोरोना नेगेटिव या पॉजिटिव है क्या, ये जांच चेक किया जा सकता है, इस प्रकार का सॉफ्टवेयर बनाया। अब उन्होंने एम्स और भारत सरकार को भेजा है। हमारे यहाँ तो प्रोसेसिंग इतनी है ना, बाबूशाही है सारी, कि कब वो होगा मालूम नहीं। लेकिन वो सफल प्रयोग इसलिए है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी और कोरिया की एक कंपनी, दक्षिण कोरिया की कंपनी का उस डायरेक्टर के पास फोन आ गए कि हमको सॉफ्टवेयर दीजिए, आप कितना पेमेंट आपको देना है क्या बताइए। लेकिन वो डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो, हमने सरकार को दे दिया, ये काम सरकार का है। तो ये काम हमारे देश में हमारे बच्चे कर सकते हैं, हमारे प्रोफेसर कर सकते हैं। आज अमेरिका जाकर हमारे बच्चे सब कुछ वहां कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई कंपनियों में सीईओ और बड़े बड़े पद पर भारत के छात्र बैठे हैं। तो भारत में क्यों नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकते, उसका कारण हमारा शैक्षिक संस्थान, हमारी शैक्षिक व्यवस्था है। अगर उसको थोड़ा ठीक दृष्टि दी जाए तो बहुत बड़ा बदलाव देश में हो जाएगा। और हमारे बच्चे, जो हम देश की आवश्यकता है सबकी पूर्ति कर सकते हैं। तो देश की और समाज की आवश्यकता की पूर्ति इसके माध्यम से हो सकती है। और ऐसे छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिसको गृह उद्योग कहते हैं, जिसको कहेंगे, जिसको लघु उद्योग कहेंगे, जिसके कारण एक विकेंद्रित डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक सिस्टम खड़ा होगा और गांव गांव में रोजगार सृजन होंगे। किसानों को अपने फसलों के अच्छे दाम मिलने लगेंगे, तो किसान भी समृद्ध होगा, गांव में रोजगार होगा तो गांव भी समृद्ध होंगे। और इसी से भारत समृद्ध हो सकता है, क्योंकि 6 लाख गांव में भारत तो बसा हुआ है। देश और समाज की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने का कार्य शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। ये तीसरी बात है। तो मैं कुछ उदाहरण दिया आपके सामने कि ये चैलेंज हमारे सामने आया कोरोना का, तो उस दिशा में वेंटिलेटर बनाने का, सैनिटाइजर बनाने का, मास्क बनाने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सॉफ्टवेयर बनाने का काम किया ना हमारे छात्रों ने। तो आज दुनिया के जो
एक संकट ऐसा है कि जिसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, वो अलग है, एक टेररिज्म। लेकिन जो एक पर्यावरण का और रोजगार का जो संकट है, इसके कारण अमीर ज्यादा से ज्यादा अमीर हो रहा है और गरीब ज्यादा से ज्यादा गरीब होता जा रहा है। पूरी दुनिया का संकट है, भारत का नहीं है सिर्फ। तो उसका समाधान भारत ही दे सकता है, और भारत को समाधान देना है नहीं, कौन देगा? भारत की शिक्षा व्यवस्था देगी। क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया में जहां भी रिसर्च अनुसंधान नए नए हो रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, कोरिया हो, सभी काम वहां यूनिवर्सिटी में होता है ये सारा। तो भारत की यूनिवर्सिटी में, भारत के आईआईटीज में, भारत के इंजीनियरिंग के संस्थानों में क्यों नहीं हो सकता है? दृष्टि बदलने की आवश्यकता है, और इसका प्रयास प्रारंभ हो गया है। बहुत आनंद की बात है कि जैसे एक आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया है उन्नत भारत अभियान, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसको और तेज गति से देश भर में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, हमने ये जो कोरोना महामारी के माध्यम से फिर प्रयास शुरू किया है, जब से आत्मनिर्भरता की बात आई, तो कानपुर यूनिवर्सिटी ने आत्मनिर्भर कानपुर ये अभियान लिया है। अभी और 3-4 यूनिवर्सिटी ने हमारी चर्चा होगी और योजना भी बन रही है, और वो भी आत्मनिर्भर अपने अपने जिले, जो कार्य क्षेत्र है यूनिवर्सिटी का, उसका अभियान वो लेने जा रहे हैं। तो क्या इंजीनियरिंग के संस्थान, चाहे बीटेक के कॉलेज हो, चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे ट्रिपल आईटी हो, चाहे एनआईटी हो, ये इस प्रकार के अभियान नहीं ले सकते हैं क्या? क्योंकि इंजीनियरिंग के छात्रों में तो बहुत क्षमता होती है, क्योंकि सबसे टैलेंटेड लोग इस फील्ड में आते हैं, क्योंकि सबसे टॉप प्रायोरिटी आईआईटी में एडमिशन की लोगों की रहती है। तो इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने बौद्धिक प्रतिभा संपन्न बच्चे वहां है, उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिशा नहीं दे पा रहे हैं। कई बार तो लगता है कि उसकी प्रतिभाएं कुंठित हो जाती है हमारी शिक्षा व्यवस्था के कारण। बच्चों को इस प्रकार का प्रैक्टिकल अनुभव देना चाहिए। जैसे जिस यूनिवर्सिटी से हमारा एमओयू है, सागर में विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी में 4 साल से हमारा एमओयू है। यूनिवर्सिटी तो वर्षों से थी, निजी विश्वविद्यालय है, लेकिन अभी जब से हमारा एमओयू हुआ और उन्होंने प्रयास प्रारंभ किया अच्छी तरह से, तो वह डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स है। तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स पहले भी चलता था, लेकिन अभी पिछले 3 साल से उन्होंने आसपास के गांवों में सब जगह बोर्ड लगाए हैं कि आपके यहाँ कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है तो इस नंबर पर फोन करिए, आपको तुरंत सहायता मिलेगी। जैसे ही फोन आता है विश्वविद्यालय में, तुरंत एक प्रोफेसर और 8-10 बच्चों के गाड़ी लेकर जाते हैं, और वहां जो भी काम है उसको ठीक करके वापस आते हैं। न पैसा किसी से मांगते हैं, न पैसा कभी लेते हैं। तो इस प्रकार के प्रैक्टिकल का बच्चों को अनुभव मिलेगा। आज गांव में मान लो पानी का संकट है, तो हमारे वाटर मैनेजमेंट के बच्चे वहां जाकर प्रैक्टिकल काम स्वयं सीखेगा और उनको दिशा देगा, तो गांव के पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। आज हमारे देश में कूड़े का देश एक प्रकार से हो गया हमारा देश। दिल्ली में भी कूड़े के बहुत सारे ढेर खड़े हो गए हैं। वो कूड़ा हमारे लिए आज समस्या है। अगर उसके निस्तारण की योग्य व्यवस्था, सिस्टम अगर बनाया जाए, इस प्रकार की थोड़ी छोटी मोटी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए, प्रोसेसिंग की सिस्टम, रिसाइकलिंग की सिस्टम बराबर डेवलप की जाए, तो वही कूड़ा हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। कहते हैं कि दुनिया भर में जो ये कूड़ा है, उसमें जितना सोना है देश में, दुनिया में गोल्ड, उसका लगभग 10% गोल्ड उसमें कूड़े में है। ऐसी बहुत सारी बातें उससे मिल सकती है। आज विदेशी फर्टिलाइजर, जिसका जमीन को और हमारे सारी फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है,
जिसके कारण हम सबका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। उसका विकल्प हमारी परंपरागत खाद का है, और परंपरागत खाद आज हमारा किसान भी भूल गया, थोड़ा मोह में भी आ गया। तो परंपरागत खाद के माध्यम से खाद भी बन सकता है, उसके माध्यम से हम गैस भी जनरेट कर सकते हैं, जिससे जो हम आज गैस के चूल्हे उपयोग करते हैं, लाइट जलाते हैं, वो भी इससे हो सकता है। तो इस प्रकार के हमारे इंजीनियरिंग के छात्र वहां जाकर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें शिक्षा व्यवस्था में बदलाव इस प्रकार का, और जो वर्तमान में जो पॉलिसी आई है नई शिक्षा नीति, उसका शायद यही उद्देश्य है और यही सारे प्रावधान किए गए हैं। लेकिन मात्र पॉलिसी से बदलाव नहीं हो सकता है। पॉलिसी इंप्लीमेंट कौन करेगा, क्रियान्वयन कौन करेगा? क्रियान्वयन तो हम सबको करना है, शिक्षा जगत के संस्थान के लोगों को। तो मैं इसलिए देश भर में कहता हूं कि ये जो पॉलिसी नीति आई है, चर्चा बहुत हो रही, अच्छी बातें होनी चाहिए, और चर्चा नीचे तक आगे बढ़नी चाहिए। मैं भी चर्चा देश भर में कर रहा हूं, परंतु इसमें कोई बात 100% हमारे अनुकूल नहीं होती है। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री भी चाहे कि मैं चाहता हूं ऐसी 100% बात नीति में आ जाए, तो वो भी संभव नहीं है। लेकिन जो अच्छी बात है उसको हम इंप्लीमेंट, क्रियान्वयन कैसे करेंगे? तो प्रत्येक शैक्षिक संस्थानों ने, जो टेक्निकल के संस्थान है, तकनीकी के संस्थान है, इंजीनियरिंग के संस्थान है, वो इंजीनियरिंग की दृष्टि से सारी बातें हमने कैसे कैसे करनी है इंप्लीमेंट इस पॉलिसी में आई, इसका जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक पॉलिसी किताबों में रहेगी। तो इस प्रकार की जो इस पॉलिसी की दृष्टि है कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चों को समग्रता से विकास हो, बच्चों को हाथ करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा नॉलेज मिले, हाथ से काम करने का स्वभाव बने बच्चों का, व्यवसायिक शिक्षा इसका आधार बने। तो ये सारी बातें नीति में आई है, और इसको बस हमारे शैक्षिक संस्थानों ठीक से अमल करने की आवश्यकता है। और मैं बड़े विश्वास से कहता हूं कि अगर हमारे टेक्निकल संस्थान है, देश के तकनीकी के संस्थान है, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, IIT, ट्रिपल IT, NIT आदि आदि, ये संस्थान इस दिशा में अगर ठीक से विचार करेंगे तो देश में इन संस्थानों के माध्यम से भी बहुत बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। और ऐसे अनेक लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे गृह उद्योग प्रारंभ करके देश में एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। और इसी से जो महात्मा गांधी जी ने या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो भारत की कल्पना की थी कि विकेंद्रित अर्थव्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं विकेंद्रित, डिसेंट्रलाइज करते हुए हमारा जो भारत का मूल तत्व है वो वही है। भारत जब विश्व गुरु था, समृद्ध शक्तिशाली था, तब सिर्फ शिक्षा ने दुनिया में से जिसको कला सीखनी है, व्यापार वाणिज्य सीखना है, तकनीकी सीखनी है, ऐसे सब लोग भारत में आते थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे थोड़ी आई थी, वो भी इसलिए व्यापार करते आई थी। तो ये था ही हमारा, इसलिए मूलभूत हमारा स्वभाव वो है ही, बस उनको एक सिस्टम के तहत और आज की व्यवस्था में लाने की जरूरत है। और इसका माध्यम शिक्षा बनेगा, शिक्षा ही बन सकता है, क्योंकि शिक्षा किसी भी देश की नींव होती है। तो भारत को भी हमने पुनः श्रेष्ठ, शक्तिशाली, संपन्न, समर्थ और विश्वगुरु भारत बनाना है, तो उसका आधार ही हमारी शिक्षा व्यवस्था बनेगी। और इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था ये नई नीति में लाने का प्रयास किया गया है। उसको ठीक ढंग से हम सब मिलकर क्रियान्वित, इंप्लीमेंटेशन ठीक करने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि देश को हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं ऐसा फिर से हम भारत का निर्माण कर सकेंगे। यही अपेक्षा, आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं।
आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मुझे मेरा विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया, इसलिए आयोजकों का और सभी प्रतिभागी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अद्भुत जानकारी हम सभी को दिए। भाई साहब का बहुत बड़ा काम शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आपका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में जिस किसी भी माध्यम से जो भी बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का भी स्वागत है। भाई साहब आपका पुनः आभार और स्वागत। आज शाम को 8 बजे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, तो आप सभी लोग आए। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।